अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो ऊपर तो हो गया क्वार्टाइल डेविएशन, और बेटा ये जनरल मीडियन होता है, इन जनरल ये मीडियन की इक्वल होता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्योंकि हम मीडियन को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, यदि आपको फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल गिवन है और आपसे मीडियन निकालने के लिए बोलेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Q3 प्लस Q1 बाई 2। क्लियर यहां तक? ये क्लियर है जो मैंने लिखा है? अब देखो प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज मैं पहले एक क्वेश्चन कर लेता फिर प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। एक प्रॉब्लम कर लेता, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग टर्म, find the quartile deviation for the following term: 79, 83, 57, 49, 65, 79, 81, 41, 53, 65, 60 और 91। हाँ भवे नीचे जाओ, नीचे जाओ, मम्मी बुला रही है। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन दिस फॉलोइंग डाटा। अब मुझे इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो बेटा पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा इसको, तो हम बोलेंगे अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटे 41, फिर 49, 49 के बाद 53, 53 के बाद 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 79 दो बार, फिर 81, 83 और 91, 91 कुछ नहीं होगा, चल जा, कुछ भी नहीं होगा ना, चलो। अब कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई टोटल? ये टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, n इक्वल टू 11। तो Q1 है आपका n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, ये आ गया 11 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। फिफ्टी थ्री हमारा Q1 आ गया, 53 Q1 आ गया। अब मैं निकालूंगा Q3, तो Q3 हो गया आपका 3 इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्वियसली 9th ऑब्जर्वेशन हो गई, तो 9th ऑब्जर्वेशन हो गई आपके 81, तो Q3 आ गया आपका 81। क्या बेटा क्या बोला? ठीक है ना, Q3 सही है ना? ठीक है, अब मेरे को क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया आपका Q3 माइनस Q1 बाई 2, ये आ गया 81 माइनस 53 बाई 2, कितना आ गया भाई? 81 माइनस 53 बाई 2, क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया? 14 आ गया, ये 14 आ गया। और यदि मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो ये आ गया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऊपर तो 14 आ गया, नीचे आ गया 134 इंटू 100, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। कितना आया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन?
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 20.8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का तरीका है। इसमें किसी को कोई डाउट? बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है? एक और प्रॉब्लम करते हैं, जनरली वो आपसे बोलेगा कि बताओ कि कौन सा क्वार्टाइल डेविएशन इसका एप्रोप्रिएट मेजर है, मतलब वो क्वेश्चन पूरा नहीं पूछेगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है, find an appropriate measure. Find an appropriate measure of dispersion from following data. Daily wages in rupees or number of workers up to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 5, 11, 14, 7. ये आपको आपका इसका appropriate measure of dispersion निकालना पड़ेगा. We have to find the appropriate measure of dispersion. वो डायरेक्ट पूछेगा बताओ कौन सा डिस्पर्सन यूज करेंगे इसमें. ऑब्वियसली ये है आपका ओपन एंड क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ये हमारा ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ओपन एंड क्लासिफिकेशन. अब ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए आपका डिस्पर्सन मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन. तो वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है विच ना डिस्पर्सन विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग डाटा. 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा डिस्पर्सन यूज करेंगे, तो आप लिखोगे क्वार्टाइल डेविएशन. आई बात समझ में? आपको निकालना नहीं होगा उस समय, यहाँ तो मैं निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है. तो ये है ओपन एंड क्लासिफिकेशन. मैंने कल जो थ्योरी लिख के भेजी है उसमें देखना ध्यान से. मैंने सब लिख के भेजा है कल आपको. कल मैंने मैथमेटिक्स का भी भेजा आपको और स्टेट का भी भेजा. 1-2 चैप्टर के अलावा मैंने सब भेज दिए. सारी की थ्योरी भेजी है मैंने आपको. तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी जो मैंने बना के भेजा है. ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा. थ्योरी पढ़ने में मतलब आपको फॉर्मूला रिवाइज करना आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा. तो हम क्या बात कर रहे हैं? डेली वेजेस इन रुपीस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. अब क्लास एंड होगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी अप टू 20, कुछ भी होगा हमें कोई मतलब नहीं. 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 5, 11, 14, 7. अब CF निकालेंगे. सबसे पहले हमें पता है 5, 16, 30, 37, 40. ये हमारा CF है. दिस इज CF. अब मैं Q1 क्लास निकाल रहा हूँ. पहले Q1 निकाल रहा हूँ. Q1 के लिए n/4, 40/4 10 आ गया. 10 के लिए आपका इसमें आ रहा, तो Q1 क्लास हो गई आपकी 20 to 40. L हो गया 20, F हो गया 11, C हो गया 5 और H हो गया 20. अब इसमें फॉर्मूला लगा दो. Q1 इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H. L की वैल्यू है 20, n/4 हो गया आपका 10, F5 और F11 इंटू 20. तो ये आ गया आपका 20 प्लस 5 आ गया, ये 500/11
99 1 0 99 29.09. दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर। ये हमारा Q1 आ गया भाई, फर्स्ट क्वार्टर 29.09। इसमें कोई दिक्कत? ये हमारा Q1 आ गया। मैं Q3 निकाल लेता हूँ। Q3 क्लास इधर दे लो, Q3 क्लास। तो Q3 के लिए 3n/4, तो 3n/4 मतलब 30 हो 30, ये फिक्स किया आ गया। 30 आ रहा है तो बेटा इसका तो आंसर 60 आएगा डायरेक्ट। ये 30 आ रहा है तो इसका आंसर 60 आएगा। मैं निकाल के बता देता हूँ। फिक्स 30 आ रहा है ना, इसका मतलब लास्ट ऑब्जर्वेशन आएगी बेटा। फिक्स 30 आ रहा है तो 60 आएगा। आप निकालोगे तो भी यही आएगा। मैं निकाल के देखो, ये आपका आ गया 3n/4 L, तो L हो गया 40, C हो गया आपका 16, F हो गया 14 और H हो गया आपका 20। तो Q3 आ गया L 40 प्लस 3n/4 30 माइनस 16/40 इंटू 20। बोला ना मैंने कि 60 आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि फिक्स उसी पे आ रहा है तो लास्ट ऑब्जर्वेशन आपके 60 हो जाएगी। या आप चाहो तो नहीं निकालते तो भी चल जाता। मुझे तो पता था 60 आएगा क्योंकि लास्ट वाले पे आ रहा है ना इसलिए। तो Q3 कितना आ गया? 60 आ गया। नाउ व्हाट विल बी द क्वार्टाइल डेविएशन? 60 माइनस 29. क्वार्टाइल डेविएशन हो गया आपका 60 माइनस 29.09 डिवाइड बाय कितना आ रहा है भाई क्वार्टाइल डेविएशन? कितना आ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन? बताइए। 15.455। ठीक है, 15.4। ये समझ में आया? क्या ये समझ में आ गया सबको? चलिए, प्रॉपर्टीज। एक ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वही क्वार्टाइल डेविएशन डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ स्केल। प्रॉपर्टी quartile deviation does not change with origin, does not affect with the change of origin, but affects due to change of scale. Quartile deviation does not affect with the change of origin, but affects with change of scale. लेकिन चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करेगी। एग्जांपल, if x and y are related as 3x plus 7y equal to 20, if quartile deviation of y is 9, find the quartile deviation of x. अब इसमें क्या है, y equal to a plus bx है, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y वही मॉडुलस b क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे यूज करोगे भाई? क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। नाउ व्हाट इज द स्केल? बेटा स्केल कितना है? इसका स्केल कितना है? 3/7। तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y गिवन है आपको 9। 3/7 क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x हो गया आपका 9 into 7/3 21। तो ये इसका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। दिस इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। कोई दिक्कत? तो ये हमारा वैसे तो कंप्लीट हो गया है डिस्पर्सन।
ये हमारा डिस्पर्सन कंप्लीट हो गया है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ और कल से हम इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट करें। कल से हम इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट करें, ठीक है। फिर वो रिवीजन होने के बाद फिर हमारा इसमें इस वाली क्लास में हमारा, मैंने क्या बोला था, आपका चालू हो जाएगा रीजनिंग। जो आपके 5 चैप्टर है रिवीजन की, 20 मार्क की आएगी रिवीजनिंग, वो आपका मैं इसमें चालू करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखिए और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो देखिए। एक एक करके मैं सारी टाइप की ड्राइंग ले लेता हूँ। For the set of 100 observations, 100 observations, taking assume mean as 4 and sum of deviation is minus 11 centimeter, and the sum of the squares of deviation, sum of squares of these deviation is 257. Find the coefficient of variation. तो हमें इसका coefficient of variation निकालना है. We have to find the coefficient of variation. अब देखो प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, लेकिन ध्यान से समझना है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इक्वल। मीन की बात करें तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा ए सिग्मा डी अपॉन एन, जितना डेविएशन ए क्या अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन कितना माना आपने 4 माना, सिग्मा डी कितना है -11 और एन कितना है 100। तो ये हमारा मीन आ गया। इसमें कोई दिक्कत, मीन निकालने में कोई दिक्कत। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, याद करो फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर मतलब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर आपको गिवन है 257 अपॉन 100। 2.57 का स्क्वायर रूट निकालना भाई, 2.57 का स्क्वायर रूट निकालना कितना आ रहा है 1.60। So therefore coefficient of variation, standard deviation 1.60 upon 3.89 into 100। बोलिए कितना आ रहा है, 1.60 डिवाइडेड बाय 3.89 into 100, कितना परसेंट आ रहा, परसेंट में आएगा, कितना आ रहा है बेटा बोलिए, कितना आ रहा है 41.13, बिल्कुल सही आ रहा है 41.13%। ये था भाई, ये क्वेश्चन आया। तो प्रॉब्लम तो इजी था, बस आपको घबराना नहीं है कि भाई ये क्या आ गया, जैसा बोलता जा रहा वैसा करना था बस, इसमें कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। Mean and standard deviation of given set of observation is
1500 and 400 respectively. If there is an increment of rupees 100 in the first year and each observation is hiked by 20% in the second year. In second years, find mean and standard deviation. Find mean and standard deviation. Mean or standard deviation. Find the mean and standard deviation. तो मीन आपका 1500 है, तो पहले मीन की बात कर लेते हैं बेटा। मीन पहले साल में कितना बढ़ा फर्स्ट ईयर में, तो टोटल मीन सेकंड ईयर के बाद देखो पहले साल में तो 1500 प्लस 10 1600 हो गया, और फिर उसके बाद सेकंड ईयर आफ्टर सेकंड ईयर 1600 का कितना परसेंट बढ़ गया 20%। 20% बढ़ने का मतलब है टोटल हो गया बेटा 120%। भाई 20% बढ़ा मतलब टोटल हो गया 120% बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ। तो 100% में 20% इंक्रीज करेंगे, 20% इंक्रीज हुआ, तो या तो पहले 20% निकाल के फिर 1600 में ऐड कर दो, या डायरेक्ट 120% निकाल दो। दोनों का मतलब एक ही है भाई। 1600 का 20% निकालोगे फिर 1600 में ऐड करोगे, तो उससे बढ़िया 120% ही निकाल दो ना। तो बेटा मीन तो हो गया आपका 1920। क्या मीन में कोई दिक्कत है किसी को? मीन में किसी को कोई डाउट? अब मीन के बाद ये बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा पहले ईयर में 100 इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे इंक्रीज होने का आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर भी आपका आफ्टर फर्स्ट ईयर ये ₹100 ही रहेगा, सॉरी 400 ही रहेगा। एंड आफ्टर सेकंड ईयर अब ये 20% हुआ तो ये तो करना पड़ेगा। आफ्टर सेकंड ईयर 400 का 120% 480 या 400 का 120% 480। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट कोडिंग। If 5 is subtracted, इसको ध्यान से देखना, ये अच्छी प्रॉब्लम। If 5 is subtracted from each observation of some certain terms of some certain item, then its coefficient of variation is 10%. And if 5 is added to each item, then its coefficient of variation is 6%. Find original coefficient of variation. Find original coefficient of variation. तो हमें इसका ओरिजिनल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना। अब समझना भाई, मीन मैंने x बार माना ओरिजिनल और स्टैंडर्ड डेविएशन s माना, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है s अपॉन x बार इनटू 100। पहले वाले केस में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 10। 5 ऐड किया तो 5 ऐड, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मीन 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इनटू 100। क्या ये जो पहली लाइन लिखी मैंने 10 इक्वल टू, ये समझ में आया क्या?
10 इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार माइनस 5। अब इसको देखो, ये 10 से ये कैंसिल हो गया, एक्स बार माइनस 5 इक्वल टू 10, ये हमारी पहली इक्वेशन है। फिर दूसरा 5 ऐड किया तो 6, एस का एस ही रहेगा, एक्स बार प्लस 5, 100s। इसको भी एक काम करो, 100s ही लिखा देंगे ताकि हमारे लिए काम हो आसान हो। ये हमारी सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 100s के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दो। 10 एक्स बार माइनस 50 इक्वल टू 6 एक्स बार प्लस 30, 4 एक्स बार इक्वल टू 80, तो एक्स बार की वैल्यू हो गई 20, एक्स बार का वैल्यू 20 है, द वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 20। अब एक्स बार 20 आ गया तो एक्स बार की वैल्यू 20 रखो, जैसे ये 20 रखा तो 120, 150, 1.5, तो आपका एस आ गया 1.5। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया हमारा s अपॉन 20 into 100, 7.5%। दिस इज द ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारा इसका ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई क्या? दिस इज द ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बस इसी तरह की प्रॉब्लम है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। और देख लेता हूँ कोई प्रॉब्लम बची होगी तो। ये एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, वैसे तो मैं तीनों के बीच में रिलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा ही सही, लेकिन अभी आगे आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो मैं एक रिलेशन अभी से बता रहा हूँ आपको। फोर एस डी इक्वल टू 5 एम डी इक्वल टू 6 क्यू डी। ये एस डी, एम डी और क्यू डी, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एमडी मतलब मीन डेविएशन है, क्यूडी मतलब क्वार्टर डेविएशन, इनके बीच का रिलेशन होता है। 4 एसडी इक्वल टू 5 एमडी इक्वल टू 6 क्यूडी। तो कभी आपसे पूछे कि इस क्यूडी और एसडी में क्या रिलेशन है, तो ये हो गया जनरल 4 एसडी इक्वल टू 6 क्यूडी, तो क्यूडी इज इक्वल टू 4/6 एसडी, इसका मतलब 2/3 एसडी। वैसे तो हम जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसमें ये चीज बताएंगे आप, लेकिन अभी आपको देखना है तो ये इस तरह से आ जाएगा, क्यूडी इक्वल टू 2/3 एसडी। और सबसे बड़ा होता है एसडी, उससे कम होता है एमडी और सबसे कम होता है क्यूडी। एसडी इज ग्रेटर देन एमडी इज ग्रेटर देन क्यूडी। ये दो रिलेशन आप याद रख सकते हैं। 4 एसडी इक्वल टू 5 एमडी इक्वल टू 6 क्यूडी एंड एसडी इज ग्रेटर देन इक्वल एमडी इज ग्रेटर देन क्यूडी। सबसे छोटा होगा क्यूडी और सबसे बड़ा होगा एसडी। बस यही है बेटा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये हमारा ठीक है। अब 12 बजे मिलेंगे, पहले तो डाउट बताएंगे आपको प्रोबेबिलिटी के, और उसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है।